एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस बाय प्रियंका। और आज के इस क्लास में हम करेंगे 17 जुलाई के शिफ्ट 1 के जीके पीवाईक्यू का सलूशन। जो लोग इस चैनल पर नए हैं तो मैं उनको बता दूं कि मैंने इस चैनल पर एसएससी सीजीएल के जीके की पीवाईक्यू सीरीज़ स्टार्ट की है और इस सीरीज़ में ये हमारा 5th नंबर का वीडियो है और आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम सब कुछ डिटेल में कवर करते हैं और आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर नोट्स मिल जाता है। अगर आप जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सलूशन देखते हैं या फिर जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड मिलेंगे। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको खुद भी ये पता चलता जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। द प्रधानमंत्री रोजगार योजना वॉज स्टार्टेड ड्यूरिंग द, यहाँ पे कह रहा है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस 5 ईयर प्लान के टाइम पर आया था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, 8 5 ईयर प्लान के टाइम पे ये आया था। अब देखिए ये जो 5 ईयर प्लान्स है ना, पंचवर्षीय योजना, ये इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना कि हर बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम सारे 5 ईयर प्लान जो इम्पॉर्टेंट वाले हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहला यहाँ पे आपको याद रखना है कि 5 ईयर प्लान से पहले ना बॉम्बे प्लान आया था 1944 में। उसके बाद अब यहाँ से ये याद रखना है आपको कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था 1951 में और 5 साल तक ये रहा था। तो मतलब 1951 से लेके 1956 तक ये था। और ये क्वेश्चन जो है CHSL CGL हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया, तो 1951 में आया था। और ये भी पूछा हुआ है कि ये किस मॉडल पर बेस्ड था, तो ये हैरत दोमर मॉडल पर बेस्ड था। और यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन तो नहीं पूछा है कि टारगेट कितना था, अचीव कितना हुआ, पर टारगेट इनका 2.1% था और अचीव कर लिया था 3.6%, यानी बहुत ज़्यादा जो है टारगेट से आगे अचीव कर लिया गया था। उसके बाद अगर पूछे कि इसका प्राइमरी फोकस किस पे था, तो इसका फोकस था अग्रेरियन सेक्टर पे, मतलब एग्रीकल्चर पे ज़्यादा फोकस था पहले 5 ईयर प्लान में। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि भाखरा नानगल डैम किस 5 ईयर प्लान में बना, तो पहले 5 ईयर प्लान में ही ये बना था। अब उसके बाद आता है हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान और यहाँ पे ये पूछा जाता है ना कि किस पर बेस्ड था ये, तो पीसी मेहलनोबिस मॉडल पर ये बेस्ड था और इसका जो है फोकस था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड पब्लिक सेक्टर। ये सारे कीवर्ड्स हैं, आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि कीवर्ड सीधा क्वेश्चन में लिखा हुआ आ जाएगा तो आप आंसर आराम से मार्क कर पाएंगे। अब यहाँ से एक चीज़ आपको ये भी याद रखनी है ना कि पीसी मेहलनोबिस के बर्थ डेट जो है 29 जून, उस दिन हम मनाते हैं स्टैटिस्टिक्स डे। तो ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि स्टैटिस्टिक्स डे कब मनाते हैं, तो 29 जून को मनाते हैं। सेकेंड 5 ईयर प्लान से ना बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे आपको याद रखना है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 या फिर इसी को बोलते हैं सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो आई थी, वो सेकेंड 5 ईयर प्लान के टाइम पर ही आई थी। और 3 स्टील प्लांट जो है इंडिया में सेटअप किए गए थे, राउरकेला स्टील प्लांट और उसके बाद दुर्गापुर स्टील प्लांट एंड भिलाई स्टील प्लांट। लेकिन ऐसा नहीं पूछता है कि मतलब कौन कौन से प्लांट सेटअप किए गए, ये पूछता है कि राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ पर सेटअप किया गया, तो उड़ीसा में। और ये भी पूछा हुआ है कि किसकी मदद से, तो जर्मनी की हेल्प से। दुर्गापुर स्टील प्लांट पूछेगा कि कहाँ पर है ये, तो वेस्ट बंगाल में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और पूछेगा कि किसकी हेल्प से, तो यूके की हेल्प से इसको इस्टेब्लिश किया गया था। भिलाई स्टील प्लांट जो है तो वो छत्तीसगढ़ में है और इसको अगर पूछे तो USSR जो कि आज रशिया है, तो उसकी हेल्प से ये सेटअप किया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, स्टार मार्क आप कर लीजिएगा। और ये जो बेस्ड था ना पीसी मेहलनोबिस मॉडल पर, और ये तो सीधा ईयर पूछा हुआ है कि कब स्टार्ट हुआ, तो 1951 में, और बेस्ड था हैरत दोमर मॉडल पर। अब यहाँ पे देखिए थर्ड 5 ईयर प्लान जो है ना, ये गडगिल फॉर्मूले पर बेस्ड था। यहाँ से आपसे ईयर नहीं पूछेगा क्योंकि ईयर तो आप जोड़ कर भी निकाल लेंगे ना, तो इसलिए वो ज़्यादा ईजी पड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे पूछेगा कि थर्ड 5 ईयर प्लान किस पर बेस्ड था, तो ये गडगिल फॉर्मूले पर बेस्ड था और फोकस था हमारा सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी बनने पर, यानी आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनने पर फोकस था। और यही कीवर्ड सेम लिख के पूछ लेगा कि किस 5 ईयर प्लान में हमारा ये गोल था, तो आप आंसर आराम से मार्क कर पाएंगे। यहाँ पे आपको 5-6 स्टार मार्क कर लेने हैं। प्लान हॉलिडे पूछा जाए कब से कब तक था,
तो 1966 से लेके 1969 तक। और यहाँ इसलिए प्लान हॉलीडे आया ना, हमारे 5 ईयर प्लान में ब्रेक्स आ गए थे, उसी को हम बोलते हैं प्लान हॉलीडे। और ये सब इसलिए हुआ था क्योंकि उस टाइम में इंडिया चाइना वॉर हो गई थी 1962 में। आप इसको ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये ना स्टेटमेंट में दिया था क्वेश्चन। तो इंडिया चाइना की वॉर हो गई थी 1962 में, फिर इंडिया पाकिस्तान वॉर हो गई थी 1965 में, और फिर सूखा भी पड़ गया था। तो ये 3 मुख्य कारण थे जिसकी वजह से हमारे पंचवर्षीय योजना में जो है गैप आ गया था, इसी वजह से उसको बोलते हैं प्लान हॉलीडे। और ये 3 साल तक था, 1966 से लेके 1969 तक। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा था कि ये तीनों ऑप्शन दिया था और एक अलग ऑप्शन दिया था, और पूछा था कि कौन सा जो है प्लान हॉलीडे का कारण नहीं था। तो उसमें चौथे वाले को आंसर मार्क करना था, बाकी 3 तो था। तो आप ध्यान से इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 4th 5 ईयर प्लान, और इसका भी आपसे ईयर तो इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि प्लान हॉलीडे के बाद आप तो मतलब इसको निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ पे ना ये पूछेगा कि किस पर बेस्ड था ये, तो रुद्र एलन मॉडल पर बेस्ड था। स्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशन भी 4th 5 ईयर प्लान के टाइम पे हमने किया था। और ये पूछ लेगा कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस 5 ईयर प्लान के टाइम पर हुआ था, तो वो 4th 5 ईयर प्लान के टाइम पर हुआ था। 5th 5 ईयर प्लान की अगर हम बात करें तो इसमें मिनिमम नीड्स प्रोग्राम आया था, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, गरीबी हटाओ जो है फोकस था इसका। इसको मैं हिंदी में लिख दे रही हूँ, पावर्टी एलिविएशन को ही बोलते हैं ना, गरीबी हटाओ। तो गरीबी हटाने पर फोकस था। सीधा पूछा हुआ क्वेश्चन है कि गरीबी हटाओ जो लक्ष्य है वो किस 5 ईयर प्लान का था। अब देखिए उसके बाद आ जाता है रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान मतलब ईयरली प्लान आने लगते हैं, क्योंकि उस टाइम पे गवर्नमेंट भी चेंज हो गई थी तो उन लोगों ने 5 ईयर प्लान को रिजेक्ट कर दिया था। अगला यहाँ पे 6th 5 ईयर प्लान। 6th 5 ईयर प्लान में ना आपको एक चीज़ याद रखनी है कि इस टाइम पर नाबार्ड सेटअप हुआ था 1982 में। इसका टाइम पीरियड है 1980 से लेके 85 तक। तो 1982 यानी इसी के बीच में, यानी 6th 5 ईयर प्लान के बीच में ही सेटअप हुआ था नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ कि किसके रिकमेंडेशन पर हुआ, तो शिवरमन कमेटी के रिकमेंडेशन पर नाबार्ड को बनाया गया था। नेक्स्ट है यहाँ पर 8th 5 ईयर प्लान। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इंडिकेटिव प्लानिंग इंडिया में कब जो है अडॉप्ट की गई, तो 8th 5 ईयर प्लान के टाइम पर अडॉप्ट की गई थी। अब देखिए ये तो हमने पढ़ लिया ना इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कि 5 ईयर प्लान पहला दूसरा कब आया, कब किसका क्या गोल था। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि 5 ईयर प्लान के टाइम पे ना पूछ लेता है कि किसकी गवर्नमेंट थी या कौन प्राइम मिनिस्टर था। तो प्राइम मिनिस्टर आपको याद रखना है 1st, 2nd एंड 3rd 5 ईयर प्लान के टाइम पे जवाहरलाल नेहरू थे प्राइम मिनिस्टर। 4th और 6th 5 ईयर प्लान के टाइम पर इंदिरा गांधी थी। उसके बाद 7th में अगर पूछे तो राजीव गांधी। 8th 5 ईयर प्लान जब था तो नरसिम्हा राव। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी थे 9th 5 ईयर प्लान में। 10th 5 ईयर प्लान के टाइम पर प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी, फिर मनमोहन सिंह भी थे। 11th में पूरा मनमोहन सिंह जी थे। तो 11th का भी आपको यहाँ से एक चीज़ याद रखना है ना, इसका जो ऑब्जेक्टिव था 11th 5 ईयर प्लान का, रैपिड एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि रैपिड एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ ऑब्जेक्टिव था तो किस 5 ईयर प्लान में, तो 11th 5 ईयर प्लान में। अगर पूछे कि प्लान हॉलीडे कब आया तो 1966 से 1969 तक। अगर पूछे इंडिकेटिव प्लानिंग कब अडॉप्ट किया तो 8th 5 ईयर प्लान। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है 5 ईयर प्लान से। अब 12th 5 ईयर प्लान है, मनमोहन सिंह जी थे उस टाइम, और इसका जो है ऑब्जेक्टिव था फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। 12th 5 ईयर प्लान के बाद से हमारा आ गया था नीति आयोग। और अगर आपसे पूछे कि नीति आयोग कब बना था तो ये बना था 2015 में। तो उसके बाद से ये लोग अपना मतलब ये सारी चीज़ें देखते हैं। अगला क्वेश्चन, और ये देखिए मैंने आपको ना पहले शिफ्टों में इसका सलूशन बताया था कि इसको स्टार मार्क कर लीजिए। ये सीजीएल में 2-3 बार रिपीटेड है, 2020-21 में भी ये शायद आया था। बनगंगा फेस्टिवल टेक्स प्लेस एनुअली एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन महाराष्ट्र। अब यहाँ पे देखिए आपसे ये नहीं पूछा कि बनगंगा फेस्टिवल किस स्टेट में होता है, आपसे डायरेक्ट वो जगह का नाम पूछा है। तो बनगंगा फेस्टिवल महाराष्ट्र में होता है, ये भी आप याद रखेंगे। और कहाँ पर होता है तो महाराष्ट्र के मुंबई में होता है ये, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें
महाराष्ट्र का कौन कौन सा फेमस फेस्टिवल है, तो पोला फेस्टिवल, गुड़ी पाड़वा, एलोरा फेस्टिवल भी पूछा हुआ है और नराली पूर्णिमा। ये सारे फेस्टिवल जो है महाराष्ट्र के हैं। और हम ऐसे ही जब भी किसी भी स्टेट का डांस फॉर्म या फेस्टिवल आएगा तो हम एक साथ ऐसे ही डिस्कस करेंगे, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये सारी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं कि नहीं, क्योंकि मेहनत करने का मतलब फिर पता भी तो होना चाहिए ना कि हाँ वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं। तो देखिए, फोक डांस अगर आपसे पूछे तो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तमाशा, लेजिम, कोली, लावनी डांस, पोवाड़ा, गोंधोल, डिंडी एंड धनगिरी गाजा। इसमें से लेजिम, पोवाड़ा, तमाशा और लावनी बहुत बार पूछा गया है, तो इसको आप याद रखेंगे, इसलिए मैंने एक साथ लिखा है फेस्टिवल और फोक डांस। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट सोशल रिफॉर्मर टू व्यू मॉडर्न एजुकेशन एज अ व्हीकल फॉर द स्प्रेड ऑफ मॉडर्न आइडियाज़ इन द कंट्री। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आधुनिक शिक्षा को देश में आधुनिक विचारों के प्रसार के साधन के रूप में देखने वाले प्रथम समाज सुधारक कौन थे। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन रॉय। तो यहाँ पे ना कई सारे जो हमारे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म उस टाइम पे चल रहे थे, तो बहुत सारा समाज बना, बहुत सारी सभा बनी, तो उससे ना हर बार क्वेश्चन पूछता है, हर बार। तो यहाँ पे मैंने सारे जो इम्पोर्टेंट समाज बने उसको एक साथ लिखा है। तो चलिए इसको भी एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला नंबर है यहाँ पर ब्रह्मो समाज। अगर आपसे पूछे तो ब्रह्मो समाज बना 1828 में, और किसने बनाया, राजा राम मोहन रॉय ने। अब क्या होता है ना कि 1866 में ये स्प्लिट हो जाता है। स्प्लिट होना मतलब बट जाना। तो ये बट जाता है दो ग्रुप में, एक तो ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया में और दूसरा आदि ब्रह्मो समाज। ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया जो होता है इसको लीड करते हैं केशव चंद्र सेन, और आदि ब्रह्मो समाज देवेंद्र नाथ टैगोर। तो यहाँ से ये तो अभी नहीं पूछा गया है कि स्प्लिट कब हुआ ये, लेकिन ये पूछा गया था कि आदि ब्रह्म समाज के फाउंडर या फिर उसके लीड कौन कर रहे थे, तो देवेंद्र नाथ टैगोर जी। तो इतना याद रखना है आपको कि ब्रह्म समाज 1828, और ये क्वेश्चन आना तो मतलब फिक्स है किसी न किसी शिफ्ट में। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे तत्व बोधिनी सभा। देखिए जब एग्जामिनर को ना थोड़ा टफ बनाना होता है तो वो फेमस क्वेश्चन नहीं पूछते, उसी से रिलेटेड जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना जिन पे हम ध्यान नहीं देते वो पूछते हैं। तो देखिए तत्व बोधिनी सभा ऐसा ही है, जब इनको ये मन नहीं करता है कि फेमस वाला पूछने का तो पूछेंगे तत्व बोधिनी सभा कब बना, तो 1839 में। और किसने इसको बनाया, तो देवेंद्र नाथ टैगोर जी ने इसको बनाया था। एंड नेक्स्ट है यहाँ पर कि प्रार्थना समाज कब बना, 1876। पर इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसको किसने बनाया, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने इसको बनाया था। और दो लोग इसके मेंबर थे, कौन कौन, आरजी भंडारकर एंड जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे। अब यहाँ से ना महादेव गोविंद रानाडे जी का आप नाम बिल्कुल याद रखेंगे, क्योंकि इन्होंने आगे चल के 1861 में विडो रिमैरेज एसोसिएशन बनाया। और ये CHSL में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि विडो रिमैरेज एसोसिएशन 1861 में किसने बनाया, तो महादेव गोविंद रानाडे जी ने बनाया था। अगला यहाँ पे आता है सत्य शोधक समाज, और ये भी इम्पॉर्टेंट है, सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं। ज्योतिबा फुले ने इसको बनाया, और कब बनाया, तो इन्होंने इसको बनाया 1873 में। अब देखिए यहाँ से ना इन्होंने बुक्स लिखी थी, उनके बारे में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गुलामगिरी जो है इन्होंने लिखी थी, सार्वजनिक सत्य धर्म भी इन्होंने लिखी थी, पर गुलामगिरी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ज्योतिबा फुले का जो है ये बुक है। अगला यहाँ पे आता है आर्य समाज। सबसे ज़्यादा फेमस क्वेश्चन आर्य समाज ही है, और ये इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं कि कब बना, किसने बनाया। तो आर्य समाज जो है 1875 में बना, और इसका तो जगह भी इम्पॉर्टेंट है कि कहाँ बना, तो बॉम्बे में बना था, और इसको बनाया था दयानंद सरस्वती जी ने। अब यहाँ से मैं एक स्टेटमेंट बोल रही हूँ ना, आप ध्यान से इसको याद रखिएगा, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ लेता है। तो ये इनके नाम में सरस्वती लगा है, तो समझ लीजिए कि ये ज्ञान से रिलेटेड थे, वेदों से रिलेटेड थे। तो इनका मानना ये था दयानंद सरस्वती जी का कि वेद ही जो है अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज है।
तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था ना कि किस समाज ने इस पे जोर दिया कि वेदों की शिक्षा की ओर लौटो, तो ये सारा जो है आर्य समाज से रिलेटेड था 1875। नेक्स्ट यहाँ पे है आत्मीय सभा, इसको भी राजा राम मोहन रॉय ने बनाया था 1814 में। और परमहंस मंडली, और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, और परमहंस मंडली 1849 में बना था महाराष्ट्र में, और इसको बनाया था डूगाराम मेहताज ने और दादोबा पांडुरंग। लेकिन ना फेमस ये हैं दादोबा पांडुरंग, परमहंस मंडली के लिए ऑप्शन में दादोबा पांडुरंग ज़्यादा दिया रहता है। उसके बाद है, ये पूछ लेगा ना कि इन्होंने किसके खिलाफ लड़ाई की थी, तो इन्होंने मूर्ति पूजा और कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट में जो है लड़ाई के लिए ये बनाया था परमहंस मंडली। ये सारा ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको एक ही जगह पे लिख दिया है। अगला क्वेश्चन है, द माना ओरू मानाबाड़ी प्रोग्राम वॉज फॉर्मली लॉन्च्ड बाई द मार्च 2022 टू इंट्रोड्यूस इंग्लिश मीडियम इन द गवर्नमेंट स्कूल। यहाँ पे कह रहा है कि सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा देने के लिए मार्च 2022 में किसके सरकार द्वारा माना उरू मानाबाड़ी कार्यक्रम औपचारिक रूप से शुरू किया गया। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, तेलंगाना में। ये इसलिए स्टार्ट किया गया ताकि तेलंगाना के जो भी स्कूल्स हैं वहाँ पे इंग्लिश मीडियम में एजुकेशन दी जा सके। जो भी स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं ना, उसको मैं ज़्यादातर रिप्लेस नहीं करती हूँ नए वाले करंट अफेयर्स से, क्योंकि स्कीम ना ये लोग 2-3 साल पुराना भी पूछ लेते हैं, तो अब एग्ज़ाम में आया है तो वही पढ़ लेते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ से आप याद रखिएगा ना कि ओडिशा में शिक्षा सेतु जो है प्रोग्राम आया था 2021 के टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे कोविड चल रहा था, तो ऑनलाइन एजुकेशन के लिए आया था। और अगर हम बात करें तो यहाँ से आप 2021 का वेस्ट बंगाल का याद रख सकते हैं, दुआरे दुआरे पश्चिम बंग सरकार, तो ये भी 2021 में ही आया था और डोर स्टेप डिलीवरी के लिए। और अगला यहाँ पे आप एक याद रखेंगे कि आंध्र प्रदेश का एक आया था अम्मा बोडी योजना। अम्मा बोडी योजना इम्पॉर्टेंट है, ये 2022 में ही आया था। इसमें आंध्र प्रदेश की सरकार ने जो भी अपने बच्चों को स्कूल भेज रही थी तो उनको जो है पैसा देने की बात कही थी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू केमिकली टेस्ट स्टार्च। और ये क्वेश्चन ना CHSL 2023 में भी आया था और देखिए CGL में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कह रहा है यहाँ पर कि स्टार्च का रासायनिक परीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आयोडीन सोल्यूशन। और ये तो मतलब शायद 6th के NCERT में दिया गया है कि स्टार्च का जो भी हम परीक्षण करते हैं तो उसको आयोडीन घोल से करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच ऑफ द कॉलम ए विथ कॉलम बी। यहाँ पे ए को जो है बी से मिलाना है, और जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो बहुत आसान हो जाता है। कैसे, पहले बताइए फैट रिच फूड कौन होंगे। जाहिर सी बात है बटर एंड चीज़ होंगे। यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि सेकंड वाले का डी कहाँ पर है, तो यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये दोनों ऑप्शन तो कट जाएंगे। अब देखिए विटामिन सी किस में होता है, तो हमें पता होता है ना कि खट्टे फलों में होता है, तो बी, यानी कि 4 का बी कहाँ है, इसमें या इसमें, तो ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। जिसको पता था अच्छी बात है, जिसको नहीं पता था तो उसको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे सीखने के लिए आए हैं, तो आप यहाँ से अब इसको याद रखिएगा ताकि दोबारा क्वेश्चन आए ना तो गलत ना हो। प्रोटीन रिच फूड अगर आपसे पूछे तो एग वाइट, क्योंकि उसमें वो जो येलो कलर का होता है ना एग योक, उसमें होता है प्रोटीन वगैरह। फैट रिच होता है बटर एंड चीज़। कार्बोहाइड्रेट रिच फूड होता है व्हीट, और विटामिन सी रिच फूड होता है लेमन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हु वॉज द फर्स्ट ओडिसी डांसर फ्रॉम ओडिशा टू रिसीव पद्म विभूषण। कह रहे हैं यहाँ पर पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले ओडिशा के पहले ओडिसी नर्तक कौन थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केलुचरण मोहापात्रा। यहाँ पे 10 स्टार मार्क लगा लीजिएगा, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। तो यहाँ पे कह रहे हैं ना कि केलुचरण मोहापात्रा पहले ओडिसी डांसर थे जिनको पद्म विभूषण मिला था। और क्वेश्चन एक बार ऐसे भी पूछा गया था कि केलुचरण मोहापात्रा को पद्म विभूषण कब मिला, तो ये मिला था 2000 में। और इनको ना कई बार ये भी पूछा गया, नाम ऐसे दे देगा, पूछेगा किस डांस फॉर्म से रिलेटेड है, तो ओडिसी से। तो क्वेश्चन आपको आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह से याद होना चाहिए। तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं एक्सपोनेंट ऑफ ओडिसी, यानी ओडिसी से जुड़े कुछ लोग। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है केलुचरण मोहापात्रा,
तो जहाँ पे भी आपको मोहापात्रा दिखे तो आप ओडिसी मार्क कर सकते हैं। उसके बाद है संयुक्ता पाणिग्राही, सोनल मानसिंह, कुमकुम मोहिंते एंड शर्मिला विश्वास। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे छूट रहा है, इलियाना सितरस्ती, ये शायद फॉरेन कंट्री की थी लेकिन फिर भी इन्होंने ओडिसी डांस सीखा था तो इनको भी अवार्ड मिला था। नेक्स्ट है यहाँ पे यामिनी कृष्णमूर्ति, इनको बोला जाता है रेजिडेंट डांसर, और यही कीवर्ड जो है क्वेश्चन में लिख के आ जाएगा कि किसको रेजिडेंट डांसर के नाम से जाना जाता है, तो यामिनी कृष्णमूर्ति जी। ये दोनों लोग का नाम मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि ये बहुत फेमस हैं, क्योंकि ये दो डांस फॉर्म के एक्सपोनेंट हैं, और ना क्वेश्चन जब टफ बनाना होता है ना तो ऐसे पूछ लेता है कि यामिनी कृष्णमूर्ति किन 2 डांस फॉर्म से रिलेटेड हैं। तो भरतनाट्यम एंड कुचिपुड़ी, मृणालिनी साराभाई भरतनाट्यम एंड कथकली। ये तो मैंने आपको पिछले शिफ्टों का सोल्यूशन करते वक्त बताया था कि आप ऐसे याद रख सकते हैं कि मृणालिनी नाम की एक लड़की है, वो दिन भर डकैती करती रहती है, तो बी के आप याद रखेंगे, और भरतनाट्यम एंड कथकली। लेकिन यामिनी कृष्णमूर्ति जी का यहाँ पे है कुचिपुड़ी। ये जान लीजिएगा कि यामिनी नाम की एक लड़की है, तो वो बहुत ज़्यादा नाटक करती है, यानी नाट्यम, और पूड़ी मतलब कच्ची पूड़ी बनाती है। मतलब जैसे भी आप याद रखना चाहें, क्योंकि हमें तो मार्क्स मिलेंगे ना अगर सही हो जाएगा, और ये क्वेश्चन सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप जैसे भी याद रख पाए। नेक्स्ट है यहाँ पे अलार्मल वैली, ये भरतनाट्यम से रिलेटेड है। और पता है एक बार क्वेश्चन पूछा था, भरतनाट्यम के एक्सपोनेंट का नाम दिया था और वहाँ पे भरतनाट्यम लिखा ही नहीं था, वहाँ पे लिखा था सादिर। तो आप यहाँ से ये भी याद रखेंगे कि दासी अट्टम या सादिर भी बोलते हैं भरतनाट्यम डांस फॉर्म को। अगला यहाँ पर, इन विच स्टेट इज़ द मस्की इंस्क्रिप्शन लोकेटेड एट प्रेजेंट, कह रहे हैं कि अभी जो है मस्की शिलालेख कहाँ पर है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटका। और कर्नाटका में भी अगर पूछे तो रायचूर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटी सी जगह है ना, वहाँ पर है। अगर पूछे कि किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है मस्की इंस्क्रिप्शन, तो प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड द ड्राफ्टिंग कमेटी पब्लिश द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे कह रहा है कि प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान का पहला प्रारूप कब प्रकाशित किया। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, 1948 में फरवरी में जो है पहला प्रारूप प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सब्सिडरी ऑफ सेल दैट इज लोकेटेड अलोंग द कोलकाता आसनसोल रेलवे लाइन। यहाँ पे कह रहा है कि सेल की सहायक कंपनी की पहचान करें जो कोलकाता और आसनसोल रेलवे लाइन के किनारे स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, यानी कि ISCO। और अगर आपसे पूछे कि इस्टेब्लिश कब हुआ, तो 1918 में इस्टेब्लिश हुआ था। और अगर आपसे पूछे ना कि ये टिस्को यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कब जो है इस्टेब्लिश हुई, तो 1907 में। ये CGL 2022 में आई थिंक पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फ्रेंच ज्वेलर हु ट्रेवल टू इंडिया एट लीस्ट 6 टाइम्स ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। ये देखिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको 14 जुलाई की शिफ्ट 4 में शायद बताया है पूरा डिटेल में फॉरेन ट्रेवलर्स के बारे में। तो उसमें मैंने ये भी बताया था कि एक फ्रेंच के ज्वेलर थे, 6 बार इंडिया आए थे, तो वो थे जीन बाप्टाइज ट्रेवर्नियर। यानी अगर आपने वो पिछला लेक्चर देखा होता तो आप आराम से इसको आंसर मार्क कर पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया ड्यूरिंग अक्टूबर टू दिसंबर रिसीव रेनफॉल ड्यू टू नॉर्थ ईस्ट मानसून। नॉर्थ ईस्ट मानसून यानी पूर्वोत्तर मानसून के कारण अक्टूबर से दिसंबर तक किस राज्य में वर्षा होती है। तो एकदम अच्छे से याद रख लीजिएगा कि नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से साउथ इंडियन के जो स्टेट्स हैं ना, वहाँ पे बारिश होती है। तो यहाँ पे देखिए उत्तर भारत के जो भी राज्य है दिया है कट, और यहाँ पे देखिए एक तो ये दिया ना, तो ये भी ऑप्शन कट, और यहाँ पे यूपी नहीं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, केरला एंड आंध्र प्रदेश, यानी कि जो भी हमारे दक्षिण भाग के जो भी राज्य हैं उनको जो है ठंडियों में वहाँ पे बारिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मशीन्स, टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स एंड बिल्डिंग्स आर एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ गुड्स। अब देखिए टाइप्स ऑफ गुड्स को भी ना, यानी वस्तुओं के प्रकार को भी बहुत तरीके में बांटा जाता है। यहाँ से आपको याद रखना है, राइट आंसर है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं ना जिनका यूज़ करके आप गुड्स एंड सर्विसेज बना सकते हो,
जैसे आप मशीन का यूज़ करके मान लीजिए आपने टी शर्ट बनाया या कोई भी कपड़ा बनाया तो वो गुड्स हुई ना। और या फिर आपने मशीन का यूज़ करके, जैसे कि हमारा लैपटॉप हो गया या फिर कोई भी चीज़ डिवाइस का यूज़ करके आप किसी को पढ़ा रहे हैं या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो भी हो जाता ना सर्विसेज। यानी कि अगर आप किसी भी चीज़ की मदद से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर पा रहे हैं तो वो कैपिटल गुड्स होता है। कंज्यूमर गुड्स का मतलब होता है कि जो एक इंसान अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज़ करता है उसको बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं ना जो कि यूज़ किए जाते हैं कोई और प्रोडक्ट बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का सबसे पूछ रहा है कि किसमें सबसे हाईएस्ट होता, उच्चतम किसमें होता है, अधिकतम। तो सबसे पहले तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि रेजिस्टिविटी होता क्या है। तो रेजिस्टिविटी वो क्वालिटी होती है किसी भी मटेरियल की जो कि इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से पास होने पे पास नहीं होने देती है, उसका विरोध करती है, तो उसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है नाइक्रोम की, और ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी होती है नाइक्रोम की। अगला क्वेश्चन है, असद अली खान इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज मास्टरी ओवर विच ऑफ द गिवन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे कह रहा है कि असद अली खान किस इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड थे। सिंपल भाषा में यही क्वेश्चन पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी। आप लोग क्या सोच रहे थे, तबला? बिल्कुल नहीं। अगर आपने पिछला शिफ्ट देखा हो तो वहाँ पे मैंने म्यूज़िक एंड इंस्ट्रूमेंट से जो भी रिलेटेड है म्यूजिशियन, उनके बारे में भी डिटेल में कवर कराया है। तो सारे वीडियो में मैं सारे क्वेश्चन को डिटेल में नहीं कर सकती, अदरवाइज़ वीडियो 2 घंटे से भी ज़्यादा हो जाएगी। तो फिर जो बच्चे पहले से देख रहे हैं शिफ्ट 1 से या फिर पहले दिन से, तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग फर्स्ट क्लास से देखिए, तभी आपको भी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं ना। अगला है यहाँ पे, द पार्ट ऑफ द हिमालयाज लाइंग बिटवीन सतलज एंड हिमालय। अब देखिए हिमालय का डिवीज़न भी कम से कम 10-15 मिनट का है, तो इसको हम किसी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन यहाँ पे अभी आप याद कर लीजिए कि कह रहा है कि हिमालय का वो भाग जो कि सतलज और किस नदी के बीच में पड़ता है, जिसको हम कुमाऊँ हिमालय के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, काली। यानी कि सतलज एंड काली रिवर के बीच में, मतलब नदियों के हिसाब से जब हिमालय को बांटा गया है, तो सतलज और काली रिवर के बीच में हिमालय का जो भी पार्ट वगैरह है उसको बोलते हैं कुमाऊँ हिमालय। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द ग्लोबल एक्सीलेंट अवार्ड 2024 फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इन एजुकेशन। यहाँ पे कह रहे हैं कि किनको जो है ग्लोबल एक्सीलेंट अवार्ड 2024 का दिया गया है शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देने के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रकांत सतीजा। और ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, मैंने पुराना वाला रिप्लेस किया था, तो आप इसको ज़रूर याद रखेंगे। वैसे एंड में भी हम 5 क्वेश्चन करेंगे करंट अफेयर्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस is credited with the writing literary pieces for the abolition of सती प्रथा। एबॉलिशन का मतलब होता है ना कोई चीज़ त्याग देना, एंड कर देना, तो ये इंग्लिश में भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे कि निम्नलिखित में से किस संगठन को सती प्रथा के उन्मूलन के लिए साहित्यिक रचनाएं लिखने का श्रेय दिया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, द ब्रह्मो समाज। अभी मैंने आपको बताया ब्रह्म समाज कब बना था, तो अभी आप ऊपर मत देखिएगा, अभी अगर आप देख रहे हैं वीडियो तो कमेंट करके बताइए कि कब बना था। अगला क्वेश्चन है, द पेंशन पेएबल टू और इन रिस्पेक्ट ऑफ द ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर चार्ज अपॉन। यहाँ पे कह रहा है ना कि जो भी सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारी और कर्मचारी हैं तो उनको जो पेंशन दी जाती है वो किस फंड से दी जाती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और इसको हम बोलते हैं भारत की संचित निधि। तो यहाँ से ना आपको आर्टिकल याद रख लेना है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का आर्टिकल यानी संचित निधि का जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 266 क्लॉज 1। और अगर कंटिंजेंसी फंड बोले ना कि इंडिया का कंटिंजेंसी फंड जो है वो किस आर्टिकल में आता है, तो वो आता है आर्टिकल 267(1) में। और ये होता है ना
कंटिजेंसी फंड में लगभग 500 करोड़ रुपए रहते ही रहते हैं, तो इमरजेंसी के लिए, जैसे घर में समझ लीजिए मम्मी लोग पैसा ऐसे रखी रहती है ना धीरे धीरे बचा बचा के, कि कुछ अगर मान लीजिए आपदा आ गई या कुछ ऐसा हो गया, कुछ अनएक्सपेक्टेड सा, तो उसमें वो हेल्प हो सके। तो सेम ऐसे ही भारत में भी कंटिजेंसी फंड बना हुआ है कि अगर कुछ भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं तो उसमें 500 करोड़ रुपए लगभग रखे होते हैं, ताकि जो है हमें एकदम से जो है हमारा नुकसान ना हो। अगला क्वेश्चन है, ऑन 20 जुलाई 2021 द सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन सर्टेन प्रोविजंस ऑफ पार्ट 9B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पार्ट 9B वॉज रिलेटेड टू, यहाँ पे कह रहे हैं कि 20 जुलाई 2021 को सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के संविधान के भाग 9B के कुछ प्रावधानों को रद्द किया। तो भाग 9B किससे संबंधित है? पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आप ये मत सोचिएगा कि करंट अफेयर्स का है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे आपसे पूछा है ना पार्ट 9B किससे रिलेटेड है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ से रिलेटेड है। और ये CHSL में भी पूछा हुआ था, और CGL वगैरह तो सब में ये रिपीट होता रहता है, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें हैं ना फेवरेट होती हैं उनकी। अब देखिए, अगर आपसे पंचायत पूछे तो ये आता है पार्ट 9 में, और अगर आपसे नगर पालिका पूछे तो वो आता है 9A में, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अगर पूछे तो 9B में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स वॉज द होस्ट ऑफ द 36th नेशनल गेम। यहाँ पे कह रहा है 36th नेशनल गेम कहाँ पर होस्ट किया गया, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में। और ये क्वेश्चन भी मैंने रिप्लेस इसलिए नहीं किया क्योंकि रिसेंट में CPU का एग्ज़ाम हुआ ना, तो उसमें 35th और 36th शायद पूछा गया था कि कहाँ पर हुआ था। तो यहाँ से आपको ये याद रखना है, अगर आपसे पूछे कि 37th नेशनल गेम तो गोवा होस्ट किया। नेक्स्ट है यहाँ पे, विच एलिमेंट ऑफ ग्रुप 17 हैज़ 2 आइसोटोप्स ऑफ मासेस 35 एंड 37 AMU with average abundance of 75.77% and 24.23% respectively। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि समूह 17 के किस तत्व के क्रमशः 75.77 और 24.23% की औसत प्रचुरता के साथ 35 और 37 AMU द्रव्यमान के दो समस्थानिक हैं। तो यहाँ पे देखिए, जब भी किसी का एटॉमिक मास सेम होता है ना दो एलिमेंट का, उसको आइसोटोप बोलते हैं। अगर आपको ना एलिमेंट जो है नंबरिंग याद होता तो आप बहुत आराम से कर लेते, क्योंकि जब भी हम किसी भी एलिमेंट का मास निकालते हैं ना, तो या तो वो उसका डबल होता है या उसके डबल के आसपास होता है। तो ये 35 है ना, तो इसका आधा करिए 17, यानी कि 17 नंबर का जो है हमारा कौन सा एलिमेंट है? राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन। यानी क्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो है 17 है, तो इसका मास जो होगा एटॉमिक मास वो होगा 35 और उसका एक आइसोटोप है उसका मास होगा 37। आप ये तब गेस कर पाएंगे जब आप 1 से 30 तक के एलिमेंट्स का नाम याद रखें, तो आप आराम से इसको कर पाएंगे। और अगर आप इसको याद रखेंगे ना, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी आसानी होगी और उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, दाल खाई इज़ अ फोक डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो ये भी क्वेश्चन डिटेल में हमने डिस्कस किया है, तो आप इसका आंसर मुझे बताएंगे अगर आपने पिछला शिफ्ट देखा है तो। अगला यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नेवर होस्टेड द पैरालंपिक गेम्स। यहाँ पे कह रहा है कि किस देश ने कभी भी पैरालंपिक गेम्स की मेजबानी नहीं की है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्यारा भारत जो इंडिया है, इसने अभी तक एक भी पैरालंपिक खेल जो है होस्ट नहीं किया है। अब यहाँ से ना आपको ये याद रखना है कि अगर पूछे फर्स्ट पैरालंपिक गेम कब हुआ, तो 1960 में हुआ, और पूछता है कहाँ पर हुआ, तो रोम इटली में हुआ। और ये भी SSC का जो है स्पोर्ट्स सेक्शन से फेवरेट क्वेश्चन है। नेक्स्ट एंड लास्ट है इस शिफ्ट का, लेकिन अभी भी हम करंट अफेयर्स करेंगे ताकि आपका करंट अफेयर्स भी साथ के साथ तैयार होता जाए। यहाँ पे लिखा है, द राइट टू वर्क प्लान अंडर द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 वॉज इम्प्लीमेंटेड इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स इन फर्स्ट फेज। यहाँ पे कह रहा है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत काम का अधिकार योजना
पहले चरण में कितने जिले में लागू की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। और पता है इसमें जो है 100 डेज का वर्क जो है दिया जा रहा था, ये भी पूछा गया है कि कितने दिन का काम की गारंटी दी जा रही थी, तो 100 दिन की। 200 जिले में इसको पहले फेज़ में इंट्रोड्यूस किया गया। और ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ये एक्ट कब आया था, तो 2005। देखिए, जो चीज़ें पहले कभी आंसर में रहती हैं वो क्वेश्चन में चली जाती हैं, जो चीज़ें क्वेश्चन में होती हैं वो आंसर में चली आती हैं। तो ऐसा सारे क्वेश्चन के साथ नहीं होता। अगर लेकिन 2-3 भी क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाए तो 6-7 नंबर से सोचिए आप कंपटीशन में कितने आगे चले जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे कंपटीशन है, तो एक एक नंबर के लिए आपको फाइट मारनी पड़ेगी। तो चलिए, अब ये एंड होता है। हम करते हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो कि लेटेस्ट हैं। और ये जो करंट अफेयर्स है ना, ये है मई 2024 के करंट अफेयर्स, जो कि मैं 14 जुलाई वाले शिफ्ट से ही कवर करा रही हूँ। 2-3 शिफ्ट और हम करेंगे तो उसमें आपका मई का पूरे मंथ का करंट अफेयर्स हो जाएगा, इम्पॉर्टेंट वाला। तो यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टूरिस्ट टू जर्नी इनटू स्पेस विथ ब्लू ओरिजिन्स NS-25 मिशन। कह रहा है कि भारत के पहले इंडियन टूरिस्ट कौन बनेंगे जो कि ब्लू ओरिजिन का NS-25 मिशन है उसमें बैठ के स्पेस की यात्रा करेंगे। तो राइट आंसर है यहाँ पे गोपी थोटाकुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हु हैज़ बिकम इंडियाज़ 85th ग्रैंड मास्टर। 85th ग्रैंड मास्टर कौन बना है? राइट आंसर हो जाएगा श्याम निखिल। और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि करंट अफेयर्स में सिंपल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, लेकिन ये है इम्पॉर्टेंट भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 2-3 स्टार मार्क, क्योंकि पहली जो है DGP बनी है मेघालय की कोई विमेन। तो फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ मेघालय इज, तो इनका नाम है ईदा सीशा नोगरेंग। मेघालय की पहली वुमेन DGP बनी है ईदा सीशा नोगरेंग। और इसको आप एकदम याद रखेंगे, पक्का किसी न किसी शिफ्ट में छप के आएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट है यहाँ पे, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ ऑफ पर्सनल ऑफ इंडियन नेवी। यहाँ पे कह रहा है कि चीफ ऑफ पर्सनल ऑफ इंडियन नेवी किसको अपॉइंट किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा संजय भल्ला। लेकिन आपका इतने से काम नहीं चलेगा, आपको ये भी याद रखना है ना कि चीफ ऑफ इंडियन नेवी यानी इंडियन नेवी के चीफ कौन हैं? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी। और किस नंबर के हैं ये? तो 26 नंबर के। और अगर पूछे एयर स्टाफ यानी एयर फोर्स के जो हेड कौन हैं? VR चौधरी। अगर पूछे चीफ ऑफ आर्मी तो वो हो जाएंगे उपेंद्र द्विवेदी। और आप कंफ्यूज मत होइएगा, अभी भी जो है उस पर मनोज पांडे दिखा रहा है गूगल वगैरह पे। तो अभी जो उपेंद्र द्विवेदी जी हैं ना, ये 1 हफ्ते पहले ही बने हैं, तो ये लेटेस्ट वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पे CEO ऑफ नीति आयोग। देखिए, नीति आयोग जो 2015 में बना था उसके CEO कौन है? तो BBR सुब्रमण्यम। और अगर वाइस चेयरपर्सन पूछे तो सुमन बेरी जी। और नीति आयोग का जो चेयरपर्सन होता है ना, वो हमेशा प्राइम मिनिस्टर होता है, तो इसीलिए यहाँ पे वाइस चेयरपर्सन पूछ सकता है या फिर CEO। नेक्स्ट है यहाँ पे, हु वॉन 2024 सुपर बेट रैपिड एंड ब्लिट्ज पोलैंड चेस टूर्नामेंट टाइटल। यानी ये जो इतना बड़ा सा नाम लिखा है, इसका 2024 का टाइटल किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन ने जीता है। तो यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा शिफ्ट का सोल्यूशन भी, और हमने करंट अफेयर्स भी देखा। आई होप आपके लिए ये वीडियोस हेल्पफुल होंगी। आप ये PDF मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग।